अब बात करते हैं उस खबर की जिसने कल सबको चौंका के रखा, महाराष्ट्र की राजनीति की। जी हां, महाराष्ट्र में सियासी गेम बदलने के बाद जो अभी एक नया खेल शुरू हुआ है उसकी अब बात करते हैं। नई सरकार बनते ही कई ऐसी घटनाएं हुई जिसे लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ सरकार बनी, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के फैसले को पलट दिया गया। फिर कुछ घंटे बाद शरद पवार को एक पुराने मामले में इनकम टैक्स का नोटिस भी आ जाता है। संजय राउत ईडी का सामना लगातार कर रहे हैं। इन सबके बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में ईडी की सरकार है, तो क्या सरकार बदलते ही बदले की सरकार अब बन गई है? महाराष्ट्र में मची सियासी तूफान ने अब किनारा भले ही पकड़ लिया हो, लेकिन इसके साथ ही एक नए तूफान की आहट काफी तेज हो गई। मतलब महाराष्ट्र में पहले सियासी गेम बदला और अब बदले वाला गेम शुरू हो गया। नई सरकार के बनने के साथ ही इस नए वाले तूफान ने तो गजब की तेजी पकड़ी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धड़ाधड़ उद्धव सरकार के फैसले बदलने में जुटे हैं। साथ ही बीजेपी के सियासी विरोधी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को इनकम टैक्स की ओर से नोटिस भेजा गया है और संजय राउत से तो ईडी पहले से ही पूछताछ कर रही है, जो अभी भी जारी है। नई सरकार के बनते ही फडणवीस ने जो पहला आदेश दिया उसमें कहा कि मेट्रो कार शेड मुंबई की आरे कॉलोनी में ही बनेगा। मेट्रो 3 लाइन का कार शेड कांजूर मार्ग में नहीं बनेगा, आरे कॉलोनी में ही कार शेड बनाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार का पक्ष अदालत में देने का आदेश। जलयुक्त शिवार योजना पर लगी रोक को भी हटाई जाएगी। ये आने वाली सरकार ईडी की सरकार बनने वाली है, तो उसका लॉन्ग फॉर्म किया जा रहा था ई यानी एकनाथ, डी यानी देवेंद्र। तो जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो हमें लगा कि डी हो जाएगा, उल्टा होगा। लेकिन बराबर है कि जो सोशल मीडिया पे ईडी की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है, ऐसा जो विश्लेषण चल रहा था वो विश्लेषण स्पष्ट हुआ। नाना पटोले तो राजनीतिक जुमले में ईडी का मतलब बता रहे थे, लेकिन असली ईडी तो संजय राउत से पूछताछ कर रही है। आज फिर से राउत को बुलाया गया, जिसे वो पहले से ही राजनीतिक बता रहे हैं। आज पूछताछ में जाने से पहले संजय राउत ने अपने समर्थकों से एक अपील की, फिर बयान भी दिया। इस देश की एक सर्वोच्च जांच एजेंसी है ईडी, मुझे समझ भेजा है, उनको कुछ जानकारी चाहिए। मेरा कर्तव्य बनता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस देश का नागरिक, एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना का नेता होने के नाते मेरा कर्तव्य होता है मैं जाकर सामने उनके साथ कोऑपरेट करूं। मैं बहुत निर्भय और बेडर आदमी हूं, और मैं इसलिए बेडर हूं कमांडर कि मैंने कभी मेरी जिंदगी में गलत काम नहीं किया। पता नहीं ये संयोग है या सियासत, लेकिन उद्धव सरकार की विदाई के साथ ही शरद पवार को मिले नोटिस पर खूब चर्चा हो रही है। खुद शरद पवार ने ट्वीट करके इनकम टैक्स की नोटिस को लव लेटर बताया है। इस प्रणाली का उपयोग विभिन्न राजनीतिक विचारों वाले लोगों के लिए किया जाता है। मुझे इनकम टैक्स से भी ऐसा ही एक लव लेटर मिला है। वे अब 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में निहित जानकारी की जाँच कर रहे हैं। शरद पवार को जो नोटिस भेजा गया है वो चुनावी हलफनामों को लेकर है, जिसमें 18 साल पहले हुए चुनाव में दिए हलफनामे का भी जिक्र है। 2004-2009 के चुनावी हलफनामों को लेकर नोटिस, 2014-2020 में दायर चुनावी हलफनामों का भी जिक्र, साल 2020 में भी शरद पवार को नोटिस भेजा गया था। ऐसा नहीं है कि पहली बार शरद पवार ने इनकम टैक्स के नोटिस को लव लेटर बताया है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में अजीत पवार के घर छापेमारी पर उन्होंने कहा था कि अजीत के घर पर कुछ सरकारी मेहमान हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी उथल पुथल मची है, उसके बाद अब बदले वाला गेम रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी सरकार बदली है तो सिर्फ फैसले ही नहीं बदलेंगे। जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे यही लगता है ये खेल अभी लंबा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कुछ देर में गोवा से मुंबई पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले शपथ लेने के बाद, मुंबई में शपथ कर लेने के बाद वो सीधे अपने समर्थन वाले विधायकों से मिलने गोवा पहुंच गए।
जहां से उन्होंने दावा किया कि बहुमत को लेकर कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि जो गेम हुआ है वो रातों रात हुआ है। कुर्सी सत्ता का सारा खेल है और बीजेपी और शिंदे ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेते ही एकनाथ शिंदे मुंबई से तुरंत अपने उन विधायकों के पास गोवा पहुंचे जिनके दम पर वो अब अपने पास विधायकों का आंकड़ा 170 होने का दावा कर रहे हैं। साथ ही इसी को आधार बनाकर शिंदे ने किसी भी तरह की दिक्कत सामने आने से इनकार कर दिया। शिंदे के साथ बागी विधायक सूरत से होते हुए गुवाहाटी और फिर गोवा पहुंचकर अभी भी मुंबई लौटने के इंतजार में है। हालांकि अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, सियासी तूफान थम चुका है, नई सरकार बन चुकी है, तो शिंदे ने कहा कि गोवा में ठहरे तमाम विधायक शनिवार को मुंबई पहुंच जाएंगे। आज की रात उन्हें गोवा में ही बितानी। बाकी एमएलए जो है मुंबई पहुंचेंगे। 3 और 4 को अधिवेशन बुलाया है गवर्नर साहब ने, और उसमें जो भी प्रक्रिया है स्पीकर की और ट्रस्ट वोट की वो पूरी की जाएगी। इसके साथ ही शिंदे सीएम बनते ही थोड़े एक्शन में भी दिखे। मुंबई में बारिश से होने वाली समस्या, महाराष्ट्र के किसानों की परेशानी, इन सभी मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। मुंबई जा रहा हूं मैं, मुंबई में बारिश जोर से है, वहां मुंबई कर जो है ये अतिवृष्टि से प्रभावित न हो, इसलिए राज्य सरकार मुंबई कारपोरेशन के कमिश्नर से मैंने बात की है और ये सभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये काम कर रहा है, और इसलिए मैं खुद वहां जा रहा हूं। इसके बावजूद आज स्वर्गीय वसंतराव नाईक जयंती है, ये कृषि दिन हम लोग सब मनाते हैं, और इस दिन ये हम लोगों ने संकल्प किया है कि शेतकरी आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र हो, और इसलिए किसानों के लिए जो जो हमें करना है, उनके जीवन मान में जो बदलाव लाना है, इसलिए सरकार कटिबद्ध है। किसानों को लेकर शिंदे ने कहा कि सिंचाई की व्यवस्था को जल्द ठीक करेंगे, किसानों के लिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे, किसानों के फायदे के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इन सब के बीच शिंदे के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है नए मंत्रियों का जल्द से चयन और उस पर चर्चा। साथ ही पार्टी को लेकर लड़ाई कि असल में शिवसेना किसकी पार्टी होगी, जिसे लेकर शिंदे पिछले कुछ दिनों से अलग दावा कर रहे हैं। शिंदे गोवा में बोल रहे थे, उससे कुछ देर पहले मुंबई में सीएम की कुर्सी गवा चुके उद्धव ठाकरे सामने आए। पहले तो शिंदे को शिवसेना का सीएम मानने से इनकार कर दिया, फिर बीजेपी को गद्दार कहा। माझ्याबरोबर माननीय अमित शहानी जे ठरवलं होतं मातोश्रीमध्ये, तो शब्द जर का त्यांनी पाळला असता तर हे शानदारपणाने सरकार आलं असतं। 2.5 वर्ष झालेली आहेत। 2.5 वर्षापूर्वी एकतर भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री झाला असता किंवा शिवसेनेचा झाला होता असता। ह्याचं दुःख नक्कीच झालंय की माझ्याशी हे अशा पद्धतीने वागले, माझ्या पाठीत सुरा खुपसला। मी पुन्हा सांगतो, तो मुंबईकरांच्या काळजात भोसकू नका, हे माझं एक म्हणणं आहे। आणि जर मला दिलेला शब्द त्यांनी पाळला असता तर 5 वर्षात निदान 2.5 वर्ष तरी भाजपचा मुख्यमंत्री झाला असता। आता 5 वर्ष भाजपचा मुख्यमंत्री होणार नाहीये। उद्धव बीजेपी को गद्दार बता रहे हैं, उधर नवनीत राणा कह रही हैं कि बाला साहब को तो असल सम्मान देने का काम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। महाराष्ट्र को और बाला साहब के विचारों को और उनको सही में श्रद्धांजलि देने का काम ये हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब जी और हमारे आज के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जी ने किया है। इतना बड़ा सैक्रिफाइस, इतना बड़ा योगदान सिर्फ एक ही कारण, जो उनके बेटे नहीं कर सके, आज हमारे मोदी जी ने महाराष्ट्र को उस तरीके से न्याय दिया, और बाला साहब को न्याय देने का काम हमारे मोदी जी ने ये महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में कहीं खुशी कहीं गम वाली बात है। शिंदे सीएम बनकर खुश हैं, उद्धव कुर्सी गवाकर दुखी हैं, बीजेपी सरकार में एंट्री पाकर खुश है। इस खुशी और गम के बीच असली लड़ाई अभी भी बाकी है कि शिवसेना किसकी होगी। उद्धव की बात चलेगी या शिंदे सरकार की तरह पार्टी भी अपने पाले में करके ले जाएंगे। हालांकि इस सवाल का जवाब सामने आने में अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।